हेलो दोस्तों, हम शुरू करेंगे यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स 2023। दोबारा हाजिर है 50 क्वेश्चनों के साथ। टेस्ट नंबर 2 है। 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और 51 नंबर क्वेश्चन से दोबारा शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण की बात हो रही है। ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पित्त ज्वर। तो ये किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है कि ये कौन से जीवाणु से होता है? साल्मोनेला एंटेरिका सारा टाइप बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगर अन्य जीवाणु जनित रोग की बात करें तो कौन कौन से होते हैं अन्य जीवाणु जनित रोग? तो जैसे टिटनेस है। टिटनेस क्या है? जीवाणु जनित है ये भी। और हैजा, टाइफाइड आई गया हमारा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़ और सिफिलिस आदि रोग ये लगभग बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए कथन और कारण दे रखे हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऊन क्या होती है? उष्मारोधी होती है और इसके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। तो मतलब ये भी ऑप्शन इसका वाला ए और आर कथन भी सही है और कारण भी ठीक है। मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रेशों के बीच जब वायु फंस जाती है, उष्मारोधी तो होती है और वायु फंस जाती है, इससे हमारे अंदर मतलब वायु नहीं जा पाती और ऊनी वस्त्र क्या करते हैं? हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? विकिरण की बात करें तो अगर हम बात करें कि अगर स्थानांतरण, अगर उष्मा का स्थानांतरण किससे होता है? चालन, संवहन और विकिरण। और चालन किसका माध्यम है? चालन है ठोस का। अगर ठोसों में अगर उष्मा का स्थानांतरण होगा वो क्या होगा? चालन के थ्रू। और द्रव और गैस में होगा तो संवहन के थ्रू होगा। और विकिरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, किसी का भी नहीं, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 54 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। तो ये देखिए, जाइलम किससे होता है? जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन। ठीक है, जा से जाइलम, जा से जल का परिवहन। अगर फिलोम की बात करें तो फिलोम से भोजन होता है। तो 1 का 2 और 3 का 4। और मूल रोम से क्या होता है? मूल रोम से जल का अवशोषण होगा, 2 का 1। ठीक है, और रंध्र से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जाइलम से जल का होता है, मूल रोम से जल का अवशोषण होता है, फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है और रंध्र से वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के गुर्दे में पथरी का घटक है। पथरी का घटक क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट के रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र? CaC2O4। ये इसका रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम ऑक्सलेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B6 चर्म रोग से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक है। विटामिन B12 किससे? रुद्र क्षीणता से। बिल्कुल ठीक है। विटामिन E जनन शक्ति की कमी से है। विटामिन ए नहीं, ये बलवानता से होता है। तो विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन C की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायिक प्रवर्धन की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो ये किसका है? अलैंगिक जनन का। इसमें क्या होता है? इसमें पादप के मूल, तने, पत्ती मतलब आदि कायिक का जो है क्या होता है? नया पादप प्राप्त होता है। तो ये जनन पादप जो है कायिक भागों से होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, और ये अलैंगिक जनन के थ्रू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? ये देखिए, ये उत्तल लेंस है। बीच में क्या होगा? इसकी चौड़ाई होती ज़्यादा और साइड में मतलब ऊपर और नीचे इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। अगर उत्तल लेंस में अगर प्रकाश को
करते हैं तो ये क्या करता है, केंद्रित अभिसारित कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अभिसारित कर देता है। तो प्रकाश पड़ने पर क्या होगा, प्रकाश को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारित लेंस भी कहते हैं, अभिसारित लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अच्छा, भौम जल स्तर में, ठीक है, औद्योगिक में वृद्धि बिल्कुल उत्तरदायी है। अगर औद्योगिकरण में वृद्धि होगी तो भौम जल स्तर वैसे ही कम हो जाता है। और जल संसाधन का कुप्रबंधन बिल्कुल ये भी उत्तरदायी है। बढ़ती जनसंख्या भी उत्तरदायी है। और अत्यधिक वर्षा से तो और भौम जल स्तर बिल्कुल ठीक होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में क्या सत्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वतःशासी निकाय है, बिल्कुल ठीक है। इसका प्रचालन कब हुआ था, इसका प्रचालन 1999 में नहीं हुआ था। तो इसका प्रचालन कब हुआ था, 1995 में हुआ था। ठीक है, और ये क्या करता है, ये राष्ट्रीय महामार्गों का विकास, रखरखाव और प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है इस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उन फसलों के युग्म में कौन सा सही सम्मिलित है। अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम, बिल्कुल ये जीवाणु है। और जलीय फर्म में कौन सा, एनाबीना एजोली, बिल्कुल ठीक है, ये भी जलीय फर्म में। लूसन में क्या है, राइजोबियम मेलिलोथी, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहा जाता है। तो आर्थिक विकास की परिपक्वता की अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, साधनों का उपयोग इसी में तक होता है कि देश में आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में बनने लगती हैं। ठीक है, साधनों का उपयोग किस किस तक होता है कि आवश्यक, मतलब जो मूलभूत वस्तुएं हमारी वो बनने लगती हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या परिपक्वता की अवस्था कहलाती है। परिपक्वता मतलब पूर्ण हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये लिखा है, इस क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक है। ये नदियाँ देश के कुल भाग के उसके 1/3 में पाई जाती हैं, मतलब 1/3 भाग में पाई जाती हैं क्षेत्र के। और इसमें क्या है, धरातलीय जल संसाधनों का लगभग 60% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है। तेल क्षेत्र ये देखिए कौन कौन से, महसाणा बिल्कुल है, गुजरात में है महसाणा। और नावागम गाम है, लूनेज और मोरान कहाँ पर है, ये असम में है। अगर असम की बात करें तो असम में और कौन कौन से हैं, मोरान तो हो गया, नाहरकटिया और डिगबोई, ये असम के हैं। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में और कौन कौन से हैं, एक कालोल है और एक कोसांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भूमि जल स्तर के नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में की वृद्धि हुई है। ये किसकी वृद्धि हुई है, आर्सेनिक की। और राजस्थान और इसकी बात करें, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, इसमें जल स्तर का नीचे होने से किसकी संकेंद्रण बढ़ा है, फ्लोराइड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेवनाथ कयाल अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, इसके मुहाने पर कौन सा है। तो वेवनाथ कहाँ पर है, वेवनाथ कयाल ये केरल में है। तो अगर ये बात कर रहे हैं कि इसके मुहाने पर कौन सा पत्तन जो है, कोच्चि ही केरल में है। ठीक है, अगर पारादीप की बात करें, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया मंगलोर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर किससे संबंधित है। साधारणीय विकास से नहीं, समावेशी समृद्धि से नहीं, राष्ट्रीय आय की वास्तविक सूची से नहीं, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य व्यवहार से। बिल्कुल इज द करेक्ट आंसर। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, ये एक महंगाई मापने का एक साधन है। महंगाई मापने का साधन। ठीक है,
तो महंगाई मापने का साधन है जीडीपी फैक्टर, तो वस्तु और सेवा की मूल्य व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही नहीं सुमेलित है, सुमेलित नहीं पूछा, नहीं है। मलेरिया किससे है? प्रोटोजोआ से, ये भी ठीक है। एथलीट कृमिक जनित, नहीं, ये कवक से है, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। और निमोनिया भी जीवाणु से है, रेबीज विषाणु से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काई और लाइकेन निम्नलिखित से किस प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये किसके पाए जाते हैं? ये टुंड्रा जलवायु के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है? सीमित प्रकार की ही वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और दक्षिण में तो ये भी नहीं पाई जाती टुंड्रा क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा औद्योगिक तंत्र, तो औद्योगिक तंत्र का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की बात करेंगे तो जैसे सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले इनपुट करते हैं, मतलब निवेश करते हैं, जो सही क्रम है, निवेश करेंगे, फिर प्रक्रम होगा, फिर प्रक्रम के बाद निर्गत मतलब आउटपुट आएगी। तो अगर निवेश की बात करें तो निवेश में क्या क्या आएगा? कच्चा माल हो गया, कच्चे माल, श्रम, परिवहन और विद्युत। और प्रक्रम की बात करें तो प्रक्रम में क्या आएगा? प्रसंस्करण। ठीक है, किसी मटेरियल को प्रसंस्कृत कर जाता है, ये प्रक्रम में आएगा। निर्गत में क्या आएगा? ये हो गया फाइनल उत्पाद, मतलब अंतिम उत्पाद की बात करें तो ये सही आय किससे होती है? निर्गत, मतलब आउटपुट से ही आय आती है। तो ये किसमें? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? तो दहन कृषि के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को। और स्थानांतरित कृषि किस किस में? अमेजन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट अपना भारत, इसमें स्थानांतरित खेती बोला जाता है इन्हें, कर्तन एंड दहन कृषि को। अगर और देश की बात करें तो उसमें क्या क्या बोला जाता? मसोले, मसोलों की बात करेंगे तो कहाँ हो जाता? कांगो जायर नदी बेसिन में। फैंग की बात करेंगे तो अफ्रीका विषुवतीय क्षेत्र में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय में क्या बोला जाता था? झूम खेती। मिल्पा कहाँ बोला जाता? ग्वाटेमाला एंड युकाटन। और लोगन कहाँ बोला जाता? पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र में। इचाली, ग्वाडेलूप, कोनूल और कोमिले मैक्सिको, मिलिया मध्य अमेरिकी देश में, कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है, रोका ब्राज़ील, कैंगिन फिलीपींस, टोंगिया म्यांमार, ये भी बहुत आता है, चैन्ना श्रीलंका, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेदांग जावा और मलेशिया, रे लाओस वियतनाम और टावी मालागासी मेडागास्कर और रोमा इंडोनेशिया एंड जावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या पूछा है ना? सही सुमेलित। पिसिकल्चर क्या? मत्स्य पालन, बिल्कुल ठीक है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, विटिकल्चर क्या? अंगूर की खेती। ये तीनों ही ऑप्शन सी, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3। इसके और भी कल्चर देख। सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीटों से। हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी से। विटिकल्चर अंगूर से। पिसिकल्चर मत्स्य पालन। एरोपोनिक पौधों में हवा में उगाना। ओलिविकल्चर जैतूनी कृषि से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। पोमोलॉजी किससे है? फल विज्ञान की बात हो है। और आर्बिकल्चर वृक्षण झाड़ियों से है। हॉर्टिकल्चर उन्नत प्रजाति के घोड़ों खच्चरों का पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से है। और सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण एवं संरक्षण से संबंधित है। वर्मीकल्चर केंचुए द्वारा तैयार की गई खाद वर्मी कंपोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी एक का संबंध सूंघने की शक्ति को नष्ट करता है। ये क्या है? एनोस्मिया, जो सूंघने की शक्ति को नष्ट करता है। अगर इम्फाइसीमा की बात करें तो इम्फाइसीमा किससे रिलेटेड है? एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुस्फुसीय रोग है ये। ठीक है, और स्लीप एनीमिया निद्रा संबंधी, स्लीप एपनिया, ठीक है, निद्रा संबंधी है। और ल्यूकेमिया, ये कि एक प्रकार का क्या? रक्त कैंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या हुआ? सही सुमेलित नहीं है, नहीं की बात हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब है? 2007, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बागवानी 2005, ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन 2008, नहीं, ये 2004 में हुआ था।
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो राष्ट्रीय कृषि विकास की बात करें ये 2007 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2007, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005, राष्ट्रीय जैविक कृषि 2004, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत आय के संबंध में क्या है, सत्य की बात करी है कि यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। ठीक है, एवरेज किसी का भी हो, वो अगर कुल जनसंख्या जैसे 1 2 3 4 और 5 हो, अगर मान लिया इसका एवरेज निकाला जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई कितनी संख्या है, टोटल 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। तो यही बात इसमें बोली गई है कि किसी देश में कुल आय को, अगर कुल आय की बात कर रहे हैं और देश की जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो उसका एवरेज आ जाएगा। तो इसे एवरेज देखकर एवरेज ही इन्होंने पूछी है, औसत आय। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, बिल्कुल प्रति व्यक्ति, क्योंकि ये सिंगल, जैसे यहाँ एवरेज निकाला तो ये एवरेज किसका, एक का भी हो जाएगा, इन सबका एवरेज हो जाएगा। तो ये औसत आय क्या प्रति व्यक्ति आय को भी दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों इससे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जीडीपी के संबंध में सत्य पूछा है, जीडीपी के ये तीनों क्षेत्र प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसका योगफल होता है, ये अर्थव्यवस्था की विशालता को दर्शाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये विशालता को ही दर्शाता है कि जीडीपी हमारे देश की कितनी, जितनी अच्छी जीडीपी होगी उतनी अच्छी विशालता को दर्शाएगा। ये किसी देश के भीतर किसी वर्ग विशेष में उत्पादित, किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में, ठीक है, यहाँ वर्ष विशेष आ गया, मतलब टाइम पीरियड भी दे दिया है, कि उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का, और ये अंतिम वस्तुओं के मूल्य होता है, बिल्कुल अंतिम वस्तुओं का होता है, किसी टाइम पीरियड के अंदर होता है। तो ये भी सत्य है, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कथन में एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव, नहीं ये नहीं है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव तो लगभग मतलब दोनों में ही होगा, रोजगार की शर्तें भी दोनों में रहती हैं, प्राइवेट में भी और मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में। उद्यमों का स्वामित्व ये नहीं, ये अलग होता है। जैसे अगर कोई सार्वजनिक रूप से है तो वो सार्वजनिक स्वामित्व होगा उसका, और निजी है तो निजी स्वामित्व कहलाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि श्रमिकों की संख्या तो दोनों में ही होगी, या तो कम ज़्यादा अलग से हो सकती है, वो प्राइवेट और सरकारी दोनों में अलग अलग हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि सेल्सियस किस पाठ्यक्रम में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मतलब C=F होता है। तो ये रटा क्वेश्चन है, पुराना ओल्ड में -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब शुरू हुई थी, 1951 में, और इसका अंतिम कब होता 1956 तक चली थी है, और कृषि का विकास ही इसमें प्रमुख था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं और आधार की बात कर रहे हैं, किस आधार को प्रयोग नहीं किया था। शिशु लिंगानुपात ये नहीं किया जाता है, इसमें केवल 3 ही किया जाता है, शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ह्यूमन इंडेक्स कौन किसके द्वारा निकाला था, UNDP के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण दे रखे हैं। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कथन बिल्कुल ठीक है कथन। कारण देखते हैं। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों सही हैं, और ये संसद में पारित हुआ था, उसी के बाद से 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं, इसमें बस याद करना है इसे, 10⁻21। ये 21 इसके कितने कण होते हैं, 10⁻21 का होते हैं। तो 83 क्वेश्चन है। विज्ञान की किस शाखा के अंदर नींद का अध्ययन किया जाता है। नींद का अध्ययन किस में किया जाता है, हिप्नोलॉजी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व कितना होता है। जल का घनत्व की बात कर रहे हैं, जल का घनत्व अधिकतम की बात कर रहे हैं। तो अधिकतम आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सी ऑप्शन एक सही होना चाहिए, लेकिन एक बार 200 ये भी देख लेते हैं। 273 होता है उसमें के, अगर सेल्सियस की बात करें 1 C बराबर, तो 273 + 4 कितने हो गए, 277 के। तो 277 के भी सही है, ए भी सही है, मतलब ए और सी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जल का अधिकतम घनत्व कितना हो गया, 277 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पूछा है कौन से रोग जल संक्रामक हैं। जल संक्रामक में टाइफाइड आता है, बिल्कुल, हैजा ये भी आता है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं आता, तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। हेपेटाइटिस ए आता है। 1 2 4 मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
माउंट मैरोपी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट मैरोपी इंडोनेशिया में स्थित है। ये कहाँ है? ये जावा द्वीप पर। ठीक है, माउंट मैरोपी किस पर? जावा द्वीप पर है। और 8 अगस्त 2021 को क्या हुआ था इसमें? इसमें भूतपूर्व विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कनिष्क का राज्यारोहण लगभग 78 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी में हुआ था। हाँ, कनिष्क की बात कहाँ है? सिकंदर का आक्रमण कहाँ की बात करें तो सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 327 से 25 के बीच। ठीक है, सिकंदर जब आया था। और मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था 185 BC, ये भी BC में होता, ये भी BC में हुआ था। और महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद काल भी 600 से 500 के बीच हुआ था। तो 4 नंबर सबसे बाद में है, मतलब ये कालक्रम के अनुसार लगाना। 4 पहले देख लीजिए C और B में हो रहा है, 4 के बाद दूसरा, तो दूसरा क्या है? हाँ ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। 4 2 3 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही की बात कर रहा गया। ठीक है, सही है। वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। केंद्रक और कोशिका का केंद्रक क्या है? कोशिका द्रव्य का केंद्रक झिल्ली से अलग होता है। तो दोनों कथन ही सत्य हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई मूल की बात कर रहा तो मौलिका तो सेल होता है। सेल मतलब कोशिका। कोशिका हमारी मूल इकाई है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कैसिका से ही कैसिका जो है न्यूनतम है कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। बिल्कुल ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। बिल्कुल यही डिफरेंट है। कोशिका भित्ति किसमें होती है? पादप कोशिका में होती है। तो A और R बिल्कुल करेक्ट है और A R की सही व्याख्या, RA की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में किस ओर रुझान करती है? ये हमेशा बाजार क्या करती है? उपभोक्तावाद की ओर जाती है। उपभोक्तावाद मतलब D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं? किसी वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं भौतिक रूप से, और भौतिक रूप से करते हैं तो ये उपभोक्ता की ओर रुझान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जनसंख्या की उच्चतम 10 की वृद्धि दर 1961 और 71 के दौरान। बिल्कुल सही बात है। ये कितनी रही थी? 24.80%। और अगर इसकी बात करें कि दूसरा कथन भारत में जनसंख्या न्यूनतम वृद्धि, और ये किस में रही थी? 1991 2001, नहीं 2001 और 2011 के मध्य रही थी। तो मतलब दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। और महान विभाजक, अगर उसकी बात करें कि महान विभाजक वर्ष कब रहा था तो 1911 से 1921 के बीच में। ठीक है। और ये क्या कहते हैं? यहाँ 24.8% रही 61 और 71, और इसमें कितना रही थी? लगभग 17.7 के आसपास रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी पूर्ण पर अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण की बात करिए। लैटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल, ये कि जैसे पहाड़ ये एरिया हो गया तो यहाँ वर्षा जा रही है तो ये अपने साथ ह्यूमस को ले जाती है, तो ह्यूमस की कमी मात्रा होती है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो A और R बिल्कुल ठीक है और RA की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? नहीं पूछा इसने। तो संयुक्त वन प्रबंधन में बिल्कुल समुदाय की भागीदारी होती है। चिपको आंदोलन में भी भागीदारी थी और बीज बचाओ आंदोलन में भी बिल्कुल होगी। वन्य जीव विहारों में नहीं होती है। ये परिसीमन क्या है? मतलब ये समुदाय के अंदर नहीं आता है। अगर अगला क्वेश्चन देते हैं कि वह विनिमय दर जिस पर देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये तत्काल विनिमय दर कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि बाण भट्ट की कृति से किस एक सम्राट के विस्तृत सूचना मिलती है? किसके बारे में? कवि बाण भट्ट किसके बारे में? हर्षवर्धन। तो इसने क्या लिखा था? हर्षचरित। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। उसी में ही हर्ष के समय की जो है विस्तृत सूचना मिलती है। ठीक है। हर्ष के समय तो हर्ष ऑप्शन करेक्ट। कनाक सिंचाई की बात करते हैं। कनाक सिंचाई की व्यवस्था अपनाई गई है। तो ये कहाँ गई है? मध्य पूर्व में
कनाक सिंचाई क्या होती है, पहाड़ों पर से मैदानी भागों में जल लाकर उसकी सिंचाई की जाती है, और ये मध्य पूर्व भाग में और ये अधिकतर ईरान में अपनाई जा रही है कनाक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विलय सबसे बाद में किया गया था। इसने विलय नीति में क्या अपनाया गया था कि किसी शासक की जैसे मृत्यु हो गई तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसे क्या गया, रियासत में हड़प लिया जाता था। सबसे पहले किसे किया था, 17 को 1848 में किया था इन्होंने, ठीक है। अगर 17 के बाद की बात करें तो संबलपुर करा था इन्होंने। संबलपुर की बात करें तो संबलपुर कब करा था, 1850 में किया था। उदयपुर की बात करें तो ये 1852 में किया था। और अगर नागपुर की बात करें तो ये 1853 में किया था। और अगर झांसी की बात करें तो झांसी कब करा था, झांसी करा था 1854 में। तो इसके बिल्कुल सही क्रम देख लेते हैं। 17 कब हुआ था, 1848 में, 1848 में, ठीक है। जैतपुर और संबलपुर जो उड़ीसा में थे उसे कब हुआ था, संबलपुर 1849 में, 48 के बाद ये हो गया। फिर बघाट कब किया था, बघाट ये करा था 1850 में, हिमाचल प्रदेश में। उदयपुर कहाँ करा था, उदयपुर करा था इन्होंने 1852 में, ये मध्य प्रदेश में है। और अगर इसकी बात करें उदयपुर के बाद झांसी 1853, नागपुर नहीं, तो सबसे लास्ट में झांसी भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने आज यहाँ 51 से 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 101 से 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और थर्ड पार्ट टेस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, एक हर्षोल्लास और नई उमंग के साथ। थैंक यू।